नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में रिलीज हुआ है परसों। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम या छत्तीसगढ़ की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसको पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्जाम में आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। तो पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व करवा दूंगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो प्ले स्टोर से अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो मोटा मोटी क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ सरल शब्दों में। जैसे छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ अपनी भूमि में, अपनी सीमाओं में आर्थिक क्षेत्र जो है वो तीन तरीके से देखा जाता है। इकोनॉमिक सेक्टर, जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया, उद्योग क्षेत्र हो गया। इन तीनों क्षेत्र को मिलाकर कितना प्रोडक्टिव काम किया, मतलब इन तीनों क्षेत्र को मिलाकर कितना उत्पादन हुआ, उसका बाजार मूल्य आंका जाता है। और जितना भी अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ हुआ छत्तीसगढ़ का, है ना, मतलब जितना भी छत्तीसगढ़ में काम हुआ पैसे के तौर में उसको देखकर उसका जो माप जोख किया जाता है, लिखा जाता है पूरा, है ना, बताया जाता है, वो है होता है छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण। ये हर साल जारी होता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण को 16 चैप्टर में बांटा जाता है। जैसे पहला चैप्टर का नाम है आर्थिक स्थिति एक समीक्षा, 16वां चैप्टर का नाम है सामाजिक सेवा। इन सबको हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। ये क्या होता है? पूरे जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अलग अलग सेक्टर में कितना काम हुआ है उसका एक ओवरव्यू होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। तो इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप एडीओ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो कंप्लीट पैकेज आपको सिर्फ 2799 रुपये में मिल जाएगा। आपके 5 सब्जेक्ट है एडीओ में, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आजीविका, सामान्य विज्ञान और हिंदी। इन सबको अगर आपको लेना है तो सिर्फ 2799 रुपये में अभी ऑफर चल रहा है। और इसमें और एक्स्ट्रा डिस्काउंट 25% का कैसे मिलेगा आपको आगे मैं आपको बता दूंगा। होली ऑफर में आप ले सकते हैं इसको। और अगर आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो ये भी अवेलेबल है सिर्फ 1799 रुपये में। इसका जो ऑफ़र भी है आपको अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो इस नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे डेमो अवेलेबल है, अनलिमिटेड व्यूज़, जितने बार चाहे वीडियो देखो, पीडीएफ देखो, और आप चौबीसों घंटे देख सकते हो। ऑफलाइन डाउनलोड करके इसको देख सकते हो। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं। चैट का सपोर्ट दिया है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो एप्लीकेशन में चैट करके आप कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो डाउट वगैरह। बहुत सारे लोगों को अपडेट्स को लेकर चिंता होगी, या फिर जो है डेटा पुराने हो गए या फिर नए हो गए, तो इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। जैसे कि अभी नया इकोनॉमिक सर्वे में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस कोर्स में आपको वो चीज़ ऐड कर दूंगा। तो जो भी चेंजेस होता है वो ज़्यादातर चेंजेस नहीं होता, 90% 95% चीज़ें सेम होती है। 5-10% जो है वो करेंट अफेयर्स में कवर हो जाता है और इकोनॉमिक सर्वे में कवर हो जाता है सब कुछ। तो ये अपडेट्स आपको सब में मिलेगा। कोई सा भी कोर्स आप हमारा लो, आपको हमेशा अपडेट्स मिलेगा। उसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है ना। अपडेट्स आपको जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपको मिलते रहेगा। और इन केस कोई टॉपिक ही चेंज हो गया तो वो और टॉपिक हम ऐड कर देते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिएगा। एग्जाम से पहले आपको सब कुछ कंप्लीट मिलता ही मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से आप सीजीपीएससी या सीजी व्यापम की किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, कंप्लीट पैकेज एप्लीकेशन में अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कभी भी कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड होता है, आगे पीछे होने वाले भी कोई दिक्कत नहीं होता। आप जब चाहे अपने हिसाब से क्लासेस पढ़ो और आपको अपडेट्स हमेशा मिलते रहेगा। होली ऑफर में आपको फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा? आपको कोई सा भी कोर्स अगर आप लेंगे तो ये कूपन कोड अप्लाई करना है। इसको टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है। कोर्स को ओपन करिएगा, नीचे स्क्रॉल करिएगा, आपको कूपन कोड अवेलेबल का एक ऑप्शन दिखेगा। वहीं पे होली 25 कूपन कोड आपको दिखेगा। उसको सिंपली क्लिक करके, टच करके अप्लाई करना है। टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगा। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका 25% कोई सा भी कोर्स हो उसमें अप्लाई हो जाएगा। चाहे आप जितने भी कोर्स लो सब में आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे 100 रुपये कोर्स है तो वो 75 रुपये में आप ले सकते हो। तो ये जो है वैलिड रहेगा कल से, 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है। तो अगर आप कोई सा भी कोर्स लेना चाहते हैं तो 6 से 8 के बीच में ले लीजिएगा। इसमें आपको डायरेक्ट 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है आर्थिक स्थिति एक समीक्षा, चैप्टर नंबर 1 है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो कभी भी हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो ये पहला जो चैप्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें सबसे पहले भारत के बारे में बताया जाता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बारे में वृहद रूप से बताया जाता है। तो भारत का ओवरव्यू भी हम पढ़ेंगे जो इस इकोनॉमिक सर्वे के पीडीएफ में बताया गया है। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको जो है आर्थिक सर्वेक्षण का महत्व बता दिया था। 2 तरीके के जो चीज़ें हैं
वो आप ध्यान रखिएगा। जैसे आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है और बजट क्या होता है। आर्थिक सर्वेक्षण में ये हम देखते हैं कि पिछले साल में हमने क्या क्या काम किया, उसका पूरा लेखा जोखा होता है। बजट में क्या होता है, हम आगे अगला जो साल होगा उसमें क्या क्या काम करेंगे उसका लेखा जोखा होता है, ठीक है। तो भारत में जो इम्पोर्टेंट है, जो जो पॉइंट वो आप याद रखेंगे इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्ष मनाया जा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे के पीडीएफ में ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आप ध्यान रख सकते हैं कि अमृत महोत्सव जो कार्यक्रम है क्यों चालू किया गया है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 21 मार्च 2021 को की गई थी, ताकि जो 15 अगस्त 2022 आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है उसमें अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर सके। 75 हफ्ते पहले इसको शुरू किया गया था 12 मार्च 2021 को, लेकिन ये अभी भी कंटिन्यू है। ऐसा इसके ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 2023 तक ये कंटिन्यू फिलहाल अभी भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है भारत। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये इस इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आपको याद रखना है। देखिए कौन से वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है और कहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये आप नहीं देखेंगे। अब क्या देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक सर्वे के पीडीएफ में क्या लिखा है और उसको एज इट इज़ आपको ध्यान में रखना है। भारत का आर्थिक विकास दर जो है 2021-22 में क्या था और 22-23 में क्या था, ये इस टेबल में आप देख सकते हैं। तो आर्थिक विकास दर का भी मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन समझा देता हूँ। जैसे भारत भूमि में अभी क्या काम हुआ है, मतलब पिछले साल जैसे 2021 में क्या काम हुआ था और 2022 में क्या काम हुआ था, इसका कंपेयर करके एक परसेंटेज निकाला जाता है, उसको ग्रोथ कहा जाता है। जैसे सरल शब्द में आपको समझाऊं तो भारत की भूमि में जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया और आपका सेवा क्षेत्र हो गया। 2022 में कुल मिलाकर 100 रुपये का काम हुआ और 2023 में 110 रुपये का काम हुआ। तो 10% का जो ग्रोथ रेट है वो देखा जा रहा है गत वर्ष के कंपेयर में, ठीक है। उसी तरीके से कोई भी एक आधार वर्ष सेट कर दिया जाता है, उससे ग्रोथ निकाला जाता है या फिर पिछले साल से ग्रोथ निकाला जाता है, वो होता है आर्थिक विकास दर। तो यहाँ पे भारत का जो आर्थिक विकास दर है कितना अनुमानित है 2021-22 के लिए 8.7% और 22-23 के लिए हमेशा लेटेस्ट डेटा ज़्यादा पूछा जाता है, जो इकोनॉमिक सर्वे का सबसे लेटेस्ट डेटा होता है। तो यहाँ पे लेटेस्ट जो डेटा है वो 22-23 का दिया गया है 7.0%, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। भारत का जो आर्थिक विकास दर है 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया 7.0%। भारत सबसे युवा देश है, ये आपको पता होगा, और इसमें परसेंटेज के हिसाब से भी लिखा गया है कि भारत में जितनी आबादी होती है अभी उसमें से 65% जो आबादी है वो युवा लोगों की है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जो जो लिखा हुआ है एज इट इज़ पीडीएफ में वो यहाँ पे मैंने अटैच किया हुआ है। और इसके बाद इन सब को पढ़ने के बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु निकलते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये दोनों चीज़ पढ़ के समझा देता हूँ और क्या क्या ध्यान में रखेंगे वो आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ था कि 22 वर्ष का युवा छत्तीसगढ़ पूरे देश का अग्रदूत बनने अग्रसर है। 22 वर्ष का युवा, तो छत्तीसगढ़ की उम्र जो है 22 साल अब हो गई। कैसे 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था, तो ध्यान में रख सकते हैं कि 22 साल का छत्तीसगढ़ है। देश का 4.11% भौगोलिक क्षेत्र को समाहित करके छत्तीसगढ़ बना है। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि जैसे कि ये आपका इंडिया है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी में नक्शा बना रहा हूँ, माफ़ कर दीजिएगा थोड़ा गलत बन जाएगा। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, तो पूरा 100% इंडिया का भौगोलिक क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो 4.11% है ये है अपना छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल इस इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हमको क्या पता चलता है, 4.1 यहाँ पे लिखा है, लेकिन एग्जैक्टली जो है 4.11% है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्र है 4.11%। यहाँ पे लिखा होगा कि छत्तीसगढ़ जो है खनिज संपदा, वन बाहुल्य और शांति प्रिय राज्य है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, छत्तीसगढ़ खनिज संपदा, वन बाहुल्य एवं शांति प्रिय राज्य है। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है, ये आप सबको पता होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में ज़्यादातर क्या होता है, धान की फसलें होती है। और जो मैदानी क्षेत्र है वो थोड़ा सा धंसा हुआ है कटोरी के जैसा, और अगल बगल के जितने भी क्षेत्र हैं वो पहाड़ी हैं, तो थोड़ा सा उभरा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में धान ज़्यादातर होता है। अब छत्तीसगढ़ ने खरीफ सीजन में कितना जो धान का उत्पादन किया, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो धान की जो खरीदी हुआ 2022-23 खरीफ सीजन में जो धान की खरीदी वो 107,51,000 मीट्रिक टन से अधिक का रिकॉर्ड बनाया। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, 107,51,000 मीट्रिक टन खरीफ सीजन 2022-23 में धान की खरीदी हुआ है। तो इतने सब कुछ में ये 2-3 लाइन है वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो
यहाँ पे और एक लाइन जो है वो अटैच करके मैंने इसका भी मुख्य बिंदु निकाल दिया कि यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है। छत्तीसगढ़ जो है भगवान श्री राम का ननिहाल, ये आप सबको पता होगा। कौशल्या माता का जन्म स्थान यहाँ पे है, आपका चंदखुरी में माना जाता है। चंदखुरी में मंदिर वगैरह भी बनाया गया है कौशल्या माता का। छत्तीसगढ़ में जो कार्य सहभागिता का अनुपात है वो है 47.68%। कार्य सहभागिता क्या होता है, जैसे छत्तीसगढ़ का जो कुल पॉपुलेशन उसमें जो है कार्यशील लोग कितने हैं, है ना, तो उस हिसाब से कार्य सहभागिता अनुपात है 47.68%। आर्थिक गतिविधियों में शामिल लोगों की जनसंख्या को श्रम सहभागिता या फिर कार्य सहभागिता अनुपात कहते हैं। ये मैंने यहाँ पर और सरल शब्दों में लिख दिया अगर आपको इसका मतलब नहीं पता होगा तो। और छत्तीसगढ़ जो है न्यूनतम बेरोजगारी दर वाला राज्य है। ये सब कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ है। फिर अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में जो स्वास्थ्य की स्थिति है, जैसे कि शिशु मृत्यु दर हो गया, मातृ मृत्यु दर हो गया, इसके बारे में लिखा हो। तो यहाँ पे हम ये मैंने टेबल अपने से प्रिपेयर किया है सरल शब्दों में। अगर आप इकोनॉमिक्स सर्वे का पीडीएफ पढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलता है, तो इसलिए मैं सरल शब्दों में बता रहा हूँ कि और दिखा भी रहा हूँ, ताकि इसको आप अच्छे से रिवीजन करके भी देखेंगे पीडीएफ को तो आसानी से दिखेगा और याद भी रहेगा। ठीक है, तो मातृ मृत्यु दर क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। मातृ मृत्यु दर जो होता है 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर कैलकुलेट किया जाता है। 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर अगर किसी माता का देहांत हो जाता है उस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है मातृ मृत्यु दर। और जो शिशु मृत्यु दर है वो 1000 में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो मातृ मृत्यु दर थी जब राज्य का निर्माण हुआ 2001 में 389 था, वो अब घट कर SRS रिपोर्ट 2018-20 के हिसाब से 137 ही है। तो छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर अब कितना है? 137। कितना है? 137। अगला टॉपिक है राज्य में शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? 1000 जन्म पर जीवित बच्चों की संख्या जो है वो इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो 1000 जन्म पर कितने जो है जीवित है और कितने का मृत्यु हो गया, उस हिसाब से शिशु मृत्यु दर कैलकुलेट किया जाता है। तो जब राज्य बना था, राज्य निर्माण के समय 77 प्रति 1000 था मृत्यु दर। उसके बाद 2022 में ये घट कर कितना हो गया? 38। 2022 में शिशु मृत्यु दर घट कर सिर्फ 38 बचा है। अब इसको 2030 तक और कम करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 15 प्रति 1000। ठीक है, तो 15 लाने का लक्ष्य रखा गया है शिशु मृत्यु दर को। राज्य में कृषि उत्पादों के साथ साथ उद्यानिकी फसलों में भी वृद्धि देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य को मिलेट हब बनाने की कोशिश किया जा रहा है, इसलिए मिलेट मिशन भी लॉन्च किया गया। अभी आपने पढ़ा भी होगा मिलेट मिशन के बारे में। अगर आपको मिलेट का मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मिलेट का जैसे अगर आप टेक्निकल मतलब समझे तो मिलेट का मतलब तो वैसे बाजरा होता है, लेकिन मिलेट मिशन में जो मोटा अनाज होता है या फिर जो लघु अनाज होता है उसके पैदावार को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। तो मोटे अनाजों एवं लघु अनाजों की पैदावार बढ़ाने के लिए ये मिलेट मिशन लाया गया है और छत्तीसगढ़ राज्य को मिलेट हब बनाने का काम कर रहा है छत्तीसगढ़ सरकार। इसलिए छत्तीसगढ़ में कुल 14 जिलों को मिलेट जिले के रूप में चिन्हांकित भी किया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के तहत कितने जिलों का चिन्हांकन किया गया, तो टोटल 14 जिलों का। ठीक है, मिलेट मिशन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ तो मिलेट का अर्थ जैसे मैंने आपको बताया बाजरा होता है। आरंभ 10 सितंबर 2021 को हुआ था मिलेट मिशन का। उद्देश्य क्या था? किसानों को लघु धान्य फसलों की सही कीमत दिलाना। और इस मिशन में छत्तीसगढ़ में स्पेशली कोदो, कुटकी, रागी जो भी मोटे अनाज है उस पर काम करने के लिए बात कही गई है। मिलेट मिशन किससे MOU त्रिपक्षीय MOU हस्ताक्षर किया गया है, तो जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च IIMR हैदराबाद, इससे मिलकर जो है छत्तीसगढ़ सरकार काम में करेगा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। ठीक है, तो ये ध्यान में आप रख सकते हैं। और जो टोटल 14 जो ज़िले हैं छत्तीसगढ़ के मिलेट मिशन के लिए जिसको सेलेक्ट किया गया है वो आप कैसे याद रखेंगे? बस्तर संभाग के सभी 7 जिले जैसे कि कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऊपर सरगुजा संभाग में आपको मिलेगा कोरिया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा को छोड़ के। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर तो अभी नया बना है। सरगुजा को छोड़ के इन 4 को, सरगुजा संभाग में सरगुजा को छोड़ना है, बाकी ये 4। तो ये 7 4 11 हो गया। उसके बाद आगे राजनांदगांव,
यहाँ पे आपका राजनांदगांव हो गया और आपका गौरेला पेंड्रा मारवाही ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका एक और बच गया कबीरधाम, कवर्धा, ठीक है। तो यहाँ पे आप राजनांदगांव में 2 ले लें और बिलासपुर में 1 ले लें। इस तरीके से ये 7 का 7 याद हो जाएगा, 7 4 11 12 13 और 1 14। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मैप बना के याद रखेंगे तो 14 का 14 याद हो जाएगा, ऐसे याद रखने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होगा। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास में। हम देखेंगे कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी है उसमें क्या क्या वृद्धि देखा गया है। तो किसी भी प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद उस प्रदेश की आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर किसी देश या फिर किसी राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और जो सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है या बाजार मूल्य होता है उसका कैलकुलेशन जो है वो जीडीपी कहलाता है। जीडीपी में आपको क्या याद रखना है, उस सीमा को याद रखना है। जैसे भारत का जीडीपी हम पढ़ेंगे तो भारत भूमि में कितना काम हुआ है वो हम याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में हम पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ की भूमि में कितना काम हुआ है वो हम याद रखते हैं, तो उसको हम जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जीडीपी हम पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ का जीडीपी जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको कहते हैं हम। तो स्थिर भाव पर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2012-13 से लेकर 22-23 तक का डेटा है। तो 2012-13 में जैसे कि सिर्फ 5% था, फिर ऐसे आते 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 22-23 में 8.00%। लेटेस्ट डेटा याद रखना है, छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद इकोनॉमिक सर्वे अभी हाल ही में जो जारी हुआ है उसके हिसाब से आपको याद रखना है कि 8%, ठीक है। और 2012-13 से लेकर जैसे 22-23 का पूरा औसत वृद्धि देखा जाएगा तो 5.73%। लेकिन ये वाला डेटा है 22-23 वाला, यही इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा। अगर आप और देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन से वर्ष में हुआ था तो 16-17 में हुआ था, सबसे कम जो है न्यूनतम 20-21 में हुआ था। इस तरीके से भी यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन ये वाला जो डेटा है 22-23 वाला, ये आपको सबसे अच्छे से ध्यान में रखना है। 22-23 का डेटा छत्तीसगढ़ का जो राज्य का जो है सकल घरेलू उत्पाद 8%। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार हिस्सेदारी अगला टॉपिक है। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में जीडीपी हमने पढ़ा तो उस जीडीपी में अलग अलग सेक्टर का, जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया, उद्योग क्षेत्र हो गया, इसकी कितने भागीदारी, कितना परसेंटेज है वो हम देखें तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र इसका जो परसेंटेज है वो 16.91%, उद्योग क्षेत्र का 49.88% और सेवा क्षेत्र का 33.21%, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा योगदान दे रहा है सेक्टर उद्योग, लगभग आधा 50% के आसपास 49.88। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र की भागीदारी है जीडीपी में, उद्योग क्षेत्र की, और सबसे कम कृषि क्षेत्र की। तो ये परसेंटेज आपको ध्यान में रखना है। कृषि क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, मत्स्य पालन, पशुपालन, वानिकी, ये सब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आप याद रखेंगे। उद्योग क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति, ये सब उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निर्माण, ये सब भी आता है ना। और सेवा क्षेत्र में सभी सर्विस का जो काम किया जाता है, सभी सर्विस वो सेवा क्षेत्र में आता है। तो ये जो आंकड़ा है 22-23 के हिसाब से भागीदारी, ये आप ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। अब कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि हुआ, ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, हमने पहले पढ़ा कृषि क्षेत्र की भागीदारी। अब उस भागीदारी के हिसाब से पिछले साल क्या भागीदारी थी, इस साल क्या भागीदारी रही, उस हिसाब से जो वृद्धि देखते हैं वो अगला टॉपिक है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर, ये सब कुछ स्थिर भाव पर हम पढ़ रहे हैं। तो 2016-17 में अच्छी फसल होने के कारण 21.21% ग्रोथ दिखा गया। 2017-18 में उत्पादन में कमी के कारण बहुत कम देखा गया, मतलब गिरावट देखा गया, -10.90। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, लेटेस्ट डेटा, जैसे मैंने आपको बताया 2022-23 में कृषि क्षेत्र में क्या वृद्धि देखा गया। इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक सर्वे में तो आपको याद रखना है 5.93% अनुमानित है। और औसत वृद्धि 2012-13 से लेकर 22-23 जो है वो है 5.31%। तो 2011-12 में जहां जीएसडीपी
मतलब छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी है उसमें कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.10% थे। वहीं निरंतर ये धीमी गति से घटते हुए 2022-23 में क्या हो गया, 16.91% पर आ गई। तो जब ये देखा जाता है तो ये भी देखा जाता है कि कौन कौन से क्षेत्र में उतार आ रहा है या फिर चढ़ाव आ रहा है। फिर कभी कभी ऐसे इकोनॉमिक्स में डीपली क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि कृषि क्षेत्र में गिरावट देखी जा रही है फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है निरंतर एवं धीमी घटते हुए, मतलब गिरावट ही है एक तरीके से आप अगर आप देखेंगे तो हाँ, यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 2022-23 का डेटा। कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि देखी गई है वो है कितना अनुमानित, 5.93% अनुमानित। उसी तरीके से उद्योग क्षेत्र में वृद्धि अगर हम देखें तो 22-23 में 7.83% अनुमानित। औसत वृद्धि आप देख सकते हैं 12-13 से लेकर 22-23 का कैलकुलेशन बताया गया है 6.34%। और उद्योग क्षेत्र में हिस्सेदारी हमने पहले ही पढ़ लिया था कि आधे से लगभग आधे के हिसाब से आपको याद रखना है। तो आधा कितना होता है, 50%, तो लगभग 49.88%। फिर सेवा क्षेत्र में जो ग्रोथ देखा गया वृद्धि दर वो 9.21% अनुमानित है। औसत वृद्धि 12-13 से लेकर 22-23 तक बताया गया 5.37%। और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी जब 11-12 में कैलकुलेशन किया गया था तो 34 था, अब ये 33.21% है संभावित। ठीक है, तो इसको हमने हिस्सेदारी को पहले ही पढ़ लिया था सबका। अब अगला टॉपिक है 2022-23 में धान का जो समर्थन मूल्य रहा, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस MSP, वो हम देखेंगे। तो धान को दो कैटेगरी में लिया जाता है, सामान्य और ग्रेड ए। सामान्य और ग्रेड ए के बीच में लगभग 10-20 रुपये का ही फ़र्क रहता है कीमत में। तो ये 2021-22 का डेटा था। अभी आपको ये चीज़ याद रखना है, MSP 2022-23 के हिसाब से क्या आपको MSP रहा है ना। धान सामान्य का 2040 प्रति क्विंटल और धान ग्रेड ए का 2060 प्रति क्विंटल। पहले 1940 था ये और 1960 था, 100 रुपये की वृद्धि यहाँ पे देखी गई है। तो आप याद रखेंगे धान सामान्य का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23 में 2040 था, है ना। और इसमें सिर्फ 20 रुपये का अंतर है, 2040 और 2060, ऐसे याद रख लेना सामान्य और ग्रेड ए में। धान खरीदी के हिसाब से देखें तो खरीफ वर्ष 2021-22 का डेटा बताया गया है इसमें कि खरीफ वर्ष 2021-22 में 21.77 लाख किसानों से, मतलब इतने किसानों से समर्थन मूल्य पर 97.99 लाख टन धान की खरीदी की गई। तो समर्थन मूल्य पर कितने मात्रा में धान की खरीदी की गई अगर ये बात किया जाए तो 97.99 लाख टन। और कितने किसानों से खरीदी की गई तो 21.77 लाख किसानों से खरीदी की गई। और कितना भुगतान किया गया समर्थन मूल्य के हिसाब से तो ये है आपका 24,49,841.81 लाख रुपए का भुगतान किया गया। लेकिन यहाँ पे ये और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मात्रा ज़्यादातर पूछ दिया जाता है कि समर्थन मूल्य पर कितने मात्रा का जो है धान खरीदा गया गत वर्ष, इस तरीके से। या फिर 2021-22 खरीफ वर्ष में कितना मात्रा का धान खरीदा गया समर्थन मूल्य पर, तो 97.99 लाख। और कितने किसानों से, 21.77 लाख किसानों से। मक्का खरीदी में बस यही बताया गया कि इस वर्ष किसानों से 120.9 टन मक्का की खरीदी की गई तथा 22.60 लाख रुपए का भुगतान किया गया। उचित मूल्य की दुकानें कितनी संचालित है, नवंबर 2022 की स्थिति के हिसाब से रिपोर्ट बताया गया कि शहरी क्षेत्र में 1668 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है और ग्रामीण क्षेत्र में 11,829। तो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा होता है उचित मूल्य की दुकानें, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और कुल उचित मूल्य की दुकानें छत्तीसगढ़ में अभी है 13,507, याद रखेंगे 13,507। और कुल राशन कार्ड प्रचलित है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 72.71 लाख राशन कार्ड वर्तमान में संचालित हैं। कितना, 72.71 लाख राशन कार्ड। छत्तीसगढ़ की राजस्व प्राप्ति अब हम देखेंगे वर्ष 2022-23 के हिसाब से। वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्ति 79,073 करोड़ एवं राजस्व व्यय 88,301 करोड़ अनुमानित है। तो राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय ये सरकार की अपने जो भी कमाई होता है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे सरल शब्दों में तो राजस्व प्राप्ति हो गया, और जो सरकार जितना खर्च करता है वो राजस्व व्यय हो गया। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो वो आपका अर्थव्यवस्था की क्लास में आप पढ़ सकते हैं, अभी मैं आपको सरल शब्दों में बता रहा हूँ। ठीक है, तो राजस्व जो प्राप्ति है वो है
उन्यासी सॉरी 89 हो गए, 89 है ना, 89,000 करोड़ रुपए। और राजस्व व्यय जो है वो 88,000 करोड़ रुपए। तो ये है 89073 और ये है 88371। और राजस्व जो घाटा है वो है 701.64 करोड़ दर्शाता है। कुल कर राजस्व में जो वृद्धि देखी गई है कर राजस्व में वो है 7.55% वृद्धि अनुमानित है। अब राजस्व जो भी प्राप्ति होता है या फिर जो व्यय होता है उसको भी अलग अलग तरीके से बांट दिया है। जैसे कर राजस्व मतलब टैक्स से कितना कमा रहा है, गैर कर राजस्व मतलब टैक्स को छोड़कर बाकी। तो गैर कर राजस्व में हमेशा जो है सबसे ज़्यादा योगदान केंद्र सरकार से जो अनुदान प्राप्त होता है उससे होता है। तो ये लिखा हुआ है कि गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदानों का है। और वर्ष 2022-23 में कुल गैर कर राजस्व में इसका योगदान कितना था, 51.94%, आधे से ज़्यादा। तो गैर कर राजस्व में सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है केंद्र सरकार से जो प्राप्त अनुदान का होता है वो है, परसेंटेज देखें तो 51.94%। इसके अलावा और डिटेलिंग दिया गया है लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। जैसे 2021-22 में वैट या प्रांतीय कर संग्रहण से कितना प्राप्त हुआ, 2022 में कितना प्राप्त हुआ, ठीक है। और केंद्रीय विक्रय कर संग्रहण से कितना प्राप्त हुआ, प्रवेश संग्रहण से कितना प्राप्त हुआ, ये कभी पूछा नहीं गया है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो अटैच मैंने किया हुआ है, पढ़ सकते हो। उसी तरीके से स्थानीय कर संग्रहण से कितना प्राप्त हुआ, IGST, ISGST, ये सब क्या होता है देखिए। ये होता है आपका जो है स्टेट का GST, इंटर स्टेट का GST, मतलब स्टेट के अंदर ही जैसे जो भी व्यापार हो रहा है उसमें जो GST लगता है। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जैसे व्यापार होता है तो उसमें जो कर संग्रहण होता है, तो इस सब में कितना सरकार कमाया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 31 मार्च 2022 में SGST में 3,607 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ और IGST संग्रहण से 1588.61 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। हालांकि इतना नहीं पूछा जाता ये सब कुछ, बट यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। अगला है राज्य की बैंकिंग गतिविधियाँ। बैंकिंग गतिविधियाँ इंपॉर्टेंट होती है, पूछी जाती हैं। छत्तीसगढ़ की बैंकिंग गतिविधियों में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। राज्य में कुल बैंकों की संख्या है 47, ये आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में जो बैंकों की टोटल अलग अलग प्रकार के जो बैंक है उसकी जो कुल संख्या है वो 47 है। और इनकी जो शाखाएं हैं वो कितनी हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो बैंकों की शाखाएं हैं ये है 3223, 32, इस 32 को उल्टा कर दो तो हो जाएगा 23, ठीक है, 32 23। ATM की संख्या इसमें 10 और जोड़ दो तो 32 33, है ना। शाखाओं की संख्या है 32 23 और 32 23 में 10 और जोड़ दोगे तो कुल ATM की संख्या हो जाएगा 32 33। कुल जमा इन सब बैंकों में कुल कितना जमा है, तो ये राशि है, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं आपका, 2,14,424 करोड़ रुपए इन सब में जमा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना अगर वृद्धि देखी जाए तो 11.84% है। कृषि क्षेत्र में क्रेडिट, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कृषि क्षेत्र में क्रेडिट का मतलब होता है कितना ऋण दिया गया है ना। तो इसको 2-3 तरीके से पूछ दिया जाता है। कृषि क्षेत्र में अग्रिम लिख दिया जाता है कभी, या फिर प्राथमिक क्षेत्र में आवंटित ऋण दिया जाता है, इसमें कितनी वृद्धि देखी गई। तो सबका एक ही आंसर है 20.06%। कृषि क्षेत्र में अग्रिम, कृषि क्षेत्र में क्रेडिट या फिर प्राथमिक क्षेत्र में जो आवंटित ऋण है बैंकों के माध्यम से वो कितना परसेंट वृद्धि देखेगा, उसमें 20.06%। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। अगला है राज्य में सिंचाई की जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में देखेंगे। मार्च 2022 की स्थिति के हिसाब से वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं की हम बात करें तो वृहद सिंचाई योजनाएं राज्य में 8 हैं, मध्यम सिंचाई योजना 38, लघु सिंचाई योजना है 2,477, नलकूप योजना 23 और एनीकट स्टॉप डैम वगैरह है 806, ठीक है। तो वृहद का तो कम से कम याद रखेंगे, वृहद सिंचाई योजना छत्तीसगढ़ में 8 है। छत्तीसगढ़ की जो कुल इन सब योजनाओं को मिलाकर सिंचाई की जो क्षमता है वो है सिंचाई क्षमता 21.47 लाख हेक्टेयर। राज्य में जो मछली का उत्पादन होता है उसके बारे में डेटा हम पढ़ेंगे अब, है ना। वर्ष 2021-22 में समस्त स्रोतों से 5,91,284 मैट्रिक टन का मछली उत्पादन किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 2.42% अधिक है, वृद्धि देखी गई। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल
1.999 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है। ये आप याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में जल क्षेत्र कितना है? लगभग 1.999 लाख हेक्टेयर, जिसमें से 1.961 लाख हेक्टेयर जो जल क्षेत्र है, इसको मछली पालन करने के हिसाब से विकसित किया जा चुका है। इसी को हम परसेंटेज में निकालें तो 98.09%। तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के कितने परसेंट जल क्षेत्र को मछली पालन के लिए विकसित किया जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। तो 98.09%। ठीक। अगला है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना के बारे में यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे कि गोधन न्याय योजना के तहत नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा कुल 21,647 पशुपालकों से 23,54,513 क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है, जिसमें से कितना का वर्मी कंपोस्ट खाद बना, कितना क्या क्या बना, ये सब चीज़ लिखा हुआ है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं, गोधन न्याय योजना। फिर अगला है खनिज उत्पादन, ये इम्पॉर्टेंट है ना। मार्च 2022 के हिसाब से बताया गया कि छत्तीसगढ़ में कितने कितने खनिज का उत्पादन किया गया। तो कोयले का उत्पादन 1000 टन में ही सब चीज़ ना, जैसे कि कोयला है 1,54,120 टन। लोहा का उत्पादन छत्तीसगढ़ में कितना हुआ? 41,313 टन। चूना पत्थर का 41,888 टन। बॉक्साइट का 968,000 टन। तो सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन हुआ? कोयले का। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे चूना पत्थर, फिर लोहा का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ कोयले का। टीन का जो है वो किलोग्राम में दिया गया है, देखिए टीन का है 26,383 किलोग्राम। टीन इकलौता छत्तीसगढ़ राज्य जो है उत्पादन करता है पूरे भारत देश में। विगत वर्ष 2021-22 में खनिजों से जो आय प्राप्त हुई सरकार को, तो उस हिसाब से हम देखें तो दो तरीके से खनिज को बांट दिया जाता है। मुख्य खनिज जैसे कि कोयला, लोहा, चूना, ये सब मुख्य खनिज, बड़े खनिज हैं। गौण खनिज मतलब सूक्ष्म छोटे मोटे खनिज को कैलकुलेट करके निकाला जाता है। तो मुख्य खनिज से जो आय है वो 7,320.35 करोड़ है। 7,320 ऐसे ध्यान में रखेंगे। और गौण खनिज से जो आय है 252, ऐसे याद रख लेना है ना, 252.85 करोड़। राज्य की खनिज राजस्व का जो मुख्य आय है वो कोयला और लोहा से होता है। जो मुख्य खनिज है इसमें सबसे ज़्यादा किससे पैसा आता है राज्य को? कोयला और लोहा से। राज्य में सुनियोजित विकास के लिए औद्योगिक नीति 19-24 संचालित है। देखिए हर साल हर 5 साल के लिए औद्योगिक नीति जो है चलता है। तो अभी जो औद्योगिक नीति चल रहा है 2019 में स्टार्ट हुआ था, तो 2019 से लेकर 24 तक चलेगा। तो औद्योगिक नीति का वर्ष याद रखेंगे। औद्योगिक नीति 2019-24 संचालित है अभी वर्तमान में। राज्य में 19,725 करघे हैं। कितना? 19,725 करघे हैं, इन पे 59,172 बुनकर जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रोजगार पा रहे हैं। तो राज्य में 19,725 करघे हैं, जिसपे 59,175 बुनकर लाभ पा रहे हैं, काम पा रहे हैं। फिर अगला है विद्युत का उत्पादन। छत्तीसगढ़ राज्य में कितना विद्युत का उत्पादन होता है, फिर विद्युत की जो क्षमता है, कैपेसिटी, वो छत्तीसगढ़ राज्य में कितना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसको हम देखते हैं। राज्य शासन के अधीन विद्युत संयंत्रों के द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जो कुल उत्पादन हुआ, तो कुल उत्पादन हुआ 17,953.81 मिलियन यूनिट। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल विद्युत का उत्पादन इतना हुआ है। ठीक है, अब इसमें से विद्युत उत्पादन जैसे तापी विद्युत उत्पादन थर्मल प्लांट हो गया, जली मतलब जैसे बांध वगैरह में भी बिजली का उत्पादन होता है ना, तो उनसे कितना हुआ। इसके अलावा अन्य तरीके से कितना हुआ, इसका अलग अलग कैटेगराइज भी किया गया। तो कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 17,953। अब इसमें तापी का हल्का सा ध्यान रख सकते हैं कि तापी का ही क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है ना। तो तापी मतलब थर्मल जो प्लांट है वहाँ से 17,515 मिलियन यूनिट सबसे अधिक उत्पादन हुआ। फिर जली में 431 मिलियन यूनिट और अन्य मिलाकर 6.270 मिलियन यूनिट। विद्युत क्षमता अक्टूबर 2022 की स्थिति में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में जो कुल स्थापित विद्युत क्षमता है वह 2,984.70 मेगावाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 2,984.70 2,984.70। ठीक है, तो इतना स्थापित क्षमता है छत्तीसगढ़ में। इसमें से ताप का कितना है? इसमें से ताप का है 2,840 और जल विद्युत का है आपका 138.7 मेगावाट। ठीक है,
तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। और अन्य सह उत्पाद है, मतलब अन्य तरीके से 6 मेगावाट। वर्ष 2021-22 में वितरण हानि का प्रतिशत है 18.13%। वितरण हानि मतलब जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस होता है, वितरण करने में जो हानि हो जाता है, उसका परसेंटेज 18.13%। हाफ बिजली बिल योजना छत्तीसगढ़ में संचालित है। तो इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में सितंबर 21 तक राज्य के लगभग 41.94 लाख उपभोक्ताओं को 548.77 करोड़ की छूट दी जा चुकी है। तो हाफ बिजली बिल योजना से कितने लोगों को लाभ मिला, इसका एक आंकड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यहाँ से भी जो आंकड़े वो इम्पोर्टेंट होते हैं, याद रखेंगे। 2022-23 सितंबर तक का रिपोर्ट बताया गया है कि कुल 13.55 लाख परिवारों को रोजगार दिया गया। तो इस वर्ष कितने लोगों को रोजगार दिया गया, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो काम हुआ, इसमें कितने % महिलाओं की हिस्सेदारी थी, सब कुछ पूछा जा सकता है। तो कुल 13.55 लाख लोग नहीं, ये परिवार है, परिवारों को रोजगार दिया गया। इसमें महिलाओं का प्रतिशत था 52% और कुल 325.57 लाख मानव दिवस सृजित किए गए, है ना। जो काम करने का जो दिवस हो गया वो मानव दिवस हो गया। तो 25.57 लाख मानव दिवस, इतने लोगों को इतने दिन तक काम, इस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। मानव दिवस इतना सृजित किया गया और 6185 परिवारों को 100 दिन का रोजगार दिया गया। तो 100 दिन का रोजगार कितने परिवारों को मिला? 6185 परिवारों को। इसके बाद अगला जो डेटा है वो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे 22-23 में सितंबर 22 की स्थिति में राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में 19,678 ग्रामों के इतने बसाहटों में इतना हैंडपम्प लगा, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 4,83,034 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल वगैरह उपलब्ध कराया गया। और कितने वाहनों का रजिस्ट्रेशन वगैरह किया गया, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना हम पढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति एक समीक्षा कंप्लीट, एक एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाया, कुछ भी चीज़ स्किप नहीं किया। अगर आप चाहें तो ऑफिशियल PDF भी देख सकते हैं और सरल शब्दों में पढ़ाने की कोशिश की। अब हम पढ़ेंगे, जो भी पढ़ें उसका MCQs प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप उस चीज़ को रिवाइज कर सकें या अच्छे से याद कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई? ये कितना अनुमानित बताया गया, हमने देखा 7.0%। छत्तीसगढ़ राज्य में जो कार्य सहभागिता का अनुपात है वो कितना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो कार्य सहभागिता का अनुपात है 47.68% है। छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर जो है वो कितनी है? तो वर्तमान में 137 है। और छत्तीसगढ़ में जो शिशु मृत्यु दर है वो घटकर कितनी हो चुकी है? तो सिर्फ 38 हो चुकी है। ये आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, राज्य में वर्ष 2030 तक जो शिशु मृत्यु दर थी, है ना, तो उसका जो कितने 2030 तक शिशु मृत्यु दर को कितने तक लाने का लक्ष्य रखा गया है, वो अगर हम देखें तो 15 प्रति हज़ार लाने का रखा गया है। छत्तीसगढ़ में कितने जिलों को मिलेट जिले के रूप में चिन्हांकित किया गया? 14 जिलों को मिलेट जिले के रूप में चिन्हांकित किया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने % की वृद्धि देखी गई? तो इसमें आपको याद रखना है, सिंपल है, 8%, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। भारत के हिसाब से हम पढ़े थे 7 और छत्तीसगढ़ के हिसाब से हमने पढ़ा था 8, तो एक सिंपल है, भूलने लायक भी नहीं है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने % दर्ज की गई? तो सबसे कम कृषि क्षेत्र ही था, 16.91%। उसी तरीके से GDP में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी हम देखें तो सबसे ज़्यादा इसी का था 49.88%, लगभग 50%, आधा, है ना, फिर 49.88%। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी हम देखें तो सेवा क्षेत्र का जो है वो है 33.21%। वर्ष 2022-23 में कृषि क्षेत्र में कितने % की वृद्धि देखी गई? कृषि क्षेत्र में वृद्धि देखी गई 5.93% का। उद्योग क्षेत्र में कितने % की वृद्धि देखी गई? तो उद्योग क्षेत्र में वृद्धि आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता देंगे। वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र में कितने % की वृद्धि अनुमानित है? तो आप इसको भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। इसका आंसर है 9.21%।
वर्ष 2022-23 में खरीदी के दौरान धान सामान्य का समर्थन मूल्य कितना था? सामान्य धान का जो है समर्थन मूल्य आपका 2040 रुपये प्रति क्विंटल था। और धान ग्रेड ए का मूल्य कितना था, ये आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। खरीफ वर्ष 2020-21 के दौरान कुल कितने टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया? 97.99 लाख टन जो है समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। खरीफ वर्ष 2021-22 में कितने किसानों से धान खरीदा गया समर्थन मूल्य पर? तो 21.77 लाख किसानों से खरीदा गया। इस वर्ष किसानों से कुल कितने टन मक्का की खरीदी की गई? 120.9 टन। छत्तीसगढ़ राज्य में शहरी क्षेत्र में कितने उचित मूल्य की दुकान है? शहरी क्षेत्र में गाँव के हिसाब से कमी है, 16,068। और कुल उचित मूल्य की दुकानें कितनी हैं? अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ राज्य में कुल उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं 13,507। और ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें कितनी संचालित है ऐसा पूछा जाए तो 11,829। राज्य में प्रचलित कुल राशन कार्ड कितने हैं? तो छत्तीसगढ़ में 72.71 लाख राशन कार्ड संचालित है वर्तमान के हिसाब से। अगर हम बात करें वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्ति कितना अनुमानित है? 89,073 है, 89,073 करोड़ रुपए। और ये तो प्राप्ति हो गए। व्यय की हम बात करें तो 88,371.61 करोड़। वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो अभी मैंने आपको बताया ये 88,371। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो राजस्व घाटा कितना अनुमानित है? 701.64 करोड़ रुपए। वर्तमान में राज्य में कुल बैंकों की जो संख्या वो कितना है? 47। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। वर्तमान में कुल जो बैंक है उसमें शाखाओं की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है? तो 32-23 याद रखेंगे, 32-23 ऐसा मैंने आपको बताया था। और अगर आप इसमें 10 जोड़ देंगे तो 32-33 हो जाएगा, जो कि कुल एटीएम की संख्या है, जो कि अगला क्वेश्चन है। राज्य में कुल एटीएम की संख्या है 32-33। प्राथमिक क्षेत्र में आवंटित ऋण, जिसे कृषि क्षेत्र में क्रेडिट या किसी क्षेत्र में अग्रिम के नाम से भी जाना जाता है, कितने % की वृद्धि देखी गई? आप इसको भी याद रखेंगे, 20.06%। वर्तमान में राज्य में कुल कितने वृहद सिंचाई योजना निर्मित है? 8। राज्य में कुल जल क्षेत्र में कितने % जल क्षेत्र मछली पालन के लिए विकसित किया जा चुका है? 98.09% याद रखेंगे। राज्य में मार्च 2020 की स्थिति में कुल कितने हजार टन कोयला का उत्पादन किया गया? कोयला का उत्पादन किया गया 120 हजार टन, है ना। राज्य में कितने हजार टन लोहा का जो है उत्पादन किया गया? 41,313। विगत वर्ष 2021-22 में मुख्य खनिजों से आय कितनी हुई? तो मुख्य खनिजों से जो है वो आय हुई आपका 7,320 करोड़। और गौण खनिजों से आय कितनी हुई? 252.85 करोड़। वर्तमान में राज्य में करघों की संख्या 19,725। वर्तमान में राज्य में करघों में कितने बुनकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पा रहे हैं? देखिए, इतने करघे में 59,175 जो बुनकर हैं वो रोजगार पा रहे हैं। राज्य के अधीन विद्युत संयंत्रों द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल कितने यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ? विद्युत का जो उत्पादन अभी बताया गया है वो है 17,953 मिलियन यूनिट, जिसमें तापीय यूनिट से सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है। वर्तमान में राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता, ये एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, आपका 2984.70 मेगावाट। वर्तमान में राज्य में स्थापित तापीय विद्युत क्षमता है, तापी में आप याद रखेंगे 8840 मेगावाट। राज्य में स्थापित जल विद्युत क्षमता कितना है? 137.7 मेगावाट। और अगला है 2021-22 में विद्युत वितरण हानि का जो प्रतिशत रहा है वो कितना रहा है? 18.13%। वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कुल कितने परिवारों को रोजगार दिया गया? 13.55 लाख परिवारों को रोजगार दिया गया। वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कुल कितने लाख मानव दिवस सृजित किए गए? 325.57 लाख मानव दिवस। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिवस का जो रोजगार उपलब्ध कराया गया, उनमें टोटल कितने परिवार हैं? मतलब परिवारों की जो संख्या वो कितना? 6,185 परिवार। वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी
रोजगार गारंटी में कुल कार्यरत महिलाओं का जो प्रतिशत रहा वो 52% रहा। तो इस तरीके से ये सब चीज़ आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। फेसबुक जो हमारा पेज है वो आप लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम अगर आप चैनल चाहते हैं तो टेलीग्राम में अजय साहू सर्च करके या अजय साहू ऑनलाइन सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा मोबाइल ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेंगे और ज्वाइन उसको डाउनलोड कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी भी है ऑफिशियल पेज का, वहाँ पे भी अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेंगे और हमको फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।